हैं आप सब। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नंबर वन कॉमर्स क्लासेस। देखिए लेक्चर 5 तक मैंने पढ़ा चुका हूं, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लेक्चर 5 मैंने पढ़ाया था, पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसमें करीब 16 टर्मिनोलॉजीज मैंने पढ़ा दी थी, ठीक है। 16 टर्मिनोलॉजीज मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा दी है, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट फर्स्ट था, पार्ट फर्स्ट, ठीक है, इसी का पार्ट फर्स्ट है, उसमें हमने 16 टर्मिनोलॉजीज पढ़ा दी है। जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाके उसमें पढ़ लें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो यूपी पीसीएल, ठीक है, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी, ठीक है, DSSB, ठीक है, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ें और अच्छे से देखें इस वीडियो को। चलिए एक चीज मैं बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, देखिए जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। चाहे अपना छोटा भाई मान के करें, चाहे बड़ा भाई मान के करें, ठीक है। वैसे मैं लगभग छोटा ही हूँ, मान के चलता हूं कि मैं छोटा ही हूं, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही वीडियोस और भी परमानेंटली डालता रहूंगा, ठीक है। क्योंकि क्लासेस लेना रहता है इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाता हूं, लेकिन देखिए पर डे मैं वीडियो डालता हूं और आपके एग्जामिनेशन तक पूरा कॉमर्स कवर कर दूंगा, ठीक है। पूरा कॉमर्स जो है वो पूरा कॉमर्स वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पूरा कॉमर्स कवर अप हो जाएगा 100%, ये मेरी गारंटी है, ये ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं हम आगे स्टार्ट करते हैं क्लास को, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने क्रय तक बता दिया था, परचेज तक बता दिया था। अब मैं बात करता हूं क्रय वापसी, यानी कि परचेज रिटर्न। अब देखिए परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्म है, फर्म ने परचेज किया, ध्यान से समझिएगा, फर्म ने परचेज किया और परचेज करने के बाद कुछ डिफेक्टिव हो गया, कुछ सामान जो था वो डिफेक्टिव निकल के आ गया, तो वो क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। उसे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो जब रिटर्न करेगा तो देखिए अब एरो देखिए, रिटर्न करेगा तो यानी बाहरी, यानी रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो कॉमर्स यानी सॉरी यानी परचेज रिटर्न का जो दूसरा नाम होता है वो रिटर्न आउटवर्ड होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि परचेज रिटर्न का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, परचेज रिटर्न तब किया था या तो डिफेक्टिव होगा, या तो सामान खराब आ गया होगा, या कोई रीजन हो सकता है, ठीक है। तभी तो हम सामान को वापस करने जाते हैं मार्केट में, तो वो होता है हमारा परचेज रिटर्न। चलिए सेल्स पर आते हैं। सेल्स क्या होती है, देखिए लिखा हुआ है जो माल, माल का मतलब होता है गुड्स, ठीक है, विक्रय करने के लिए यानी सेल्स करने के लिए खरीदा गया हो। कोई भी गुड्स, देखिए इसको यहां समझते हैं, अगर कोई भी गुड्स है कुछ भी, उसको हम सेल्स के पर्पज से अगर परचेज कर रहे हैं, देखिए अगर आप ही हैं, अगर आपके घर में कोई सामान रखा हुआ है या आप कोई चीज परचेज करते हैं सेल्स करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई कंपनी है, देखिए यहां समझते हैं, मान लेते हैं कोई कंपनी है, एक सेकेंड, मान लेते हैं कोई कंपनी है, जैसे हीरो को ले लेते हैं। तो हीरो जो मोटरसाइकिल को परचेज करता है वो किस लिए करता है, सेल्स के लिए परचेज करता है। तो हीरो के लिए जो मोटरसाइकिल हुई वो क्या हुई, गुड्स हो गई, और उसका जो मैटर हुआ वो क्या हो गया, सेल्स करने के पर्पज से। यानी कोई भी गुड्स जो है वो किस लिए परचेज किया जा रहा है, सेल्स करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखेंगे, और एक यहां जो मैंने बात लिखी है, लिखा हुआ विक्रय में, यानी सेल्स में केवल वही गुड्स को सम्मिलित किया जाता है, क्या चीज होता है ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब हीरो में क्या होता है, पहली बात को इसी को पकड़ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हीरो में जो हीरो है ये मोटरसाइकिल का क्रय, मोटरसाइकिल का क्या करता है, सेल्स और परचेज करता है, सेल्स एंड परचेज करता है। लेकिन अगर यही बंदा क्या करे, टाइपराइटर परचेज करेगा, टाइपराइटर अगर परचेज करता है तो उसके लिए टाइपराइटर क्या होगा, वो सेल्स करने के लिए नहीं होगा, वो उसके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। क्योंकि उसका मेन जो सेलिंग एक्टिविटी है वो क्या है, मोटरसाइकिल है, ना कि टाइपराइटर है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम सेल्स रिटर्न पर। सेल्स रिटर्न का मतलब ये होता है कि हो सकता है देखिए हम ही बेचेंगे हम ही खरीदेंगे, इसी बात को तो हमें गौर करना है, इसी में दिक्कत होती है। तो देखिए जब भी हम सेल्स करेंगे, फॉर एग्जांपल अब हमने देखिए ऊपर परचेज में एरो बाहर बना था, अब क्या होगा, मान लेते हैं किसी ने परचेज किया, तो ये क्या करेगा, अब रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिटर्न इनवर्ड करेगा,
इनवर्ट का मतलब क्या होता है? फर्म में आना। तो रिटर्न वर्ड को ही सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्लियर होगी बात? यानी रिटर्न इनवर्ट को ही क्या बोला जाता है? सेल्स रिटर्न दर का दर्जा दिया जाता है। ये लिखा है ये, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक पे। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है। स्टॉक और इन्वेंट्री जनरली बुक में तो यही बोला जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए स्टॉक, इसी को हम रहतिया बोलते हैं, इसी को स्कंद बोलते हैं। स्टॉक, इन्वेंट्री इन ट्रेड, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्वेंट्री इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? देखिए फिनिश्ड गुड्स जो होता है हमारा, फिनिश्ड गुड्स जो होता है, या जिसी को हम फाइनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अनसोल्ड स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी बिना बिका हुआ, इसको बोलते हैं बिना बिका हुआ माल या रहतिया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अनसोल्ड स्टॉक बोलते हैं। अब देखिए दो तरीके का, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं एक फर्म है, वो मॉर्निंग में 8 o'clock पर ओपन की गई। तो जो ओपन किया गया उस पर जो स्टॉक था वो क्या था? ओपनिंग स्टॉक था। उसके बाद वो 9 PM पर क्या हो गई? बंद हो गई। तो वो उसके लिए क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जांपल 1 लाख से उसने स्टार्ट किया था और लास्ट में क्लोजिंग बचा वो कितना हो गया? 80,000। तो ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया क्लोजिंग। अगर आपसे एवरेज पूछ ले तो एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, यानी 1 लाख प्लस 80,000 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्टॉक, यानी इतना एवरेज स्टॉक हमारे पास है। क्लियर हो गई होगी बात? तो दो तरीके का स्टॉक होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्टॉक का मतलब होता है फिनिश गुड, वो सामान जो सेल करने के लिए तैयार हो गया, ध्यान रखिएगा, उसी को हम बोलते हैं। जो सामान सेल करने के लिए तैयार हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल कर, सेलिंग पर्पज से अगर तैयार हो गया है तो उसी को हम बोलते हैं स्टॉक। क्लियर हो गई होगी? आगे आ जाते हैं। अब आते हैं इन्वेंट्री पे आते हैं। इन्वेंट्री क्या होती है? देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल। हम एक तरीके से बोल, देखिए मैन्युफैक्चरर जो होते हैं और जो प्रोड्यूसर होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि प्रोडक्शन, जहां पर प्रोडक्शन होता है वहां पर इन्वेंट्री होती है। जैसे इन्वेंट्री को हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो रॉ मटेरियल होता है उसी को हम इन्वेंट्री, वैसे इसमें कई चीजें आती हैं। देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, बात को ध्यान से समझिएगा। जहां मैन्युफैक्चरिंग संस्था होती है, जहां प्रोडक्शन होता है, जहां पे प्रोडक्शन होता है, वहां पर होती है। देखिए इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोग्रेस, देखिए इसका मतलब होता है इनपुट, इसका मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी सामान जो है वो प्रोग्रेस में है। और इसका मतलब होता है फाइनल प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम स्टॉक बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्लियर हो गई होगी बात? समझ में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री 4 तरीके की होती हैं। पहला रॉ मटेरियल होता है, दूसरा वर्किंग प्रोग्रेस, जो काम चल रहा है, यानी कहने का मतलब है जो मशीन के अंदर होता है, जो चीज मशीन के अंदर बनने के लिए गई है, ठीक है, बनने के लिए गई है, बनने के लिए गई है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग प्रोग्रेस। और जो बन के तैयार हो गई है, ठीक है, बन के जो तैयार हो गई, बन के तैयार होना, बन के तैयार होना, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात? चलिए डेटर्स की बात कर लेते हैं। डेटर्स का मतलब क्या होता है? देखिए अगर आप हैं और आप ही फर्म है, देखिए ये फर्म है, फर्म ने किसी बंदे को सेल किया, सेल किया, और कैसा सेल किया? क्रेडिट सेल किया। ध्यान रखिएगा, देखिए ये डेटर तभी तो बनेगा। डेटर का मतलब कोई बंदा होगा, यानी कोई नेम होगा। और नेम क्यों होगा? क्योंकि क्रेडिट सेल होगा, क्योंकि नाम तभी लिखा जाता है जब हम किसी को उधार सामान बेचते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर बात? तो जिन व्यक्तियों को फर्मों द्वारा उधार माल बेचा जाता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। और डेटर्स जो होता है वो फर्म के लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। और किस टाइप की एसेट्स होती है? करंट एसेट्स होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? अब आती है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर टीआर क्या होता है? टीआर को ही हम क्या बोलते हैं? बीआर बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। ध्यान रखिएगा, देखिए जब भी हम किसी भी पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, विश्वास नहीं करते हैं या पहचानते नहीं है, ठीक है, या उसे हम पहचानते नहीं है,
तो हम उसे सामान तो बेचते हैं, हम क्या करेंगे, उसे सामान बेचेंगे। ये फर्म है, उस सामान बेचा, ठीक है, लेकिन एक क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कराते हैं। क्या डॉक्यूमेंट को क्या कराते हैं, तैयार कराते हैं। और उसी डॉक्यूमेंट पर क्या होता है, उसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बीआर बोलते हैं। ठीक है, बीआर का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल। आप एक्सेप्टेंस दे दो और उसके बाद सामान ले जाओ, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पैसा दे जाना। समझ में बात, ये होता है हमारा बीआर। और बीआर भी हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। बीआर भी हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है। क्योंकि भाई इसका भी तो पैसा, भाई देखो डेटर्स, एक लाइन में समझिएगा, डेटर्स और बीआर का मतलब, डेटर्स जो होता है वो ओरल वे में होता है और ये रिटर्न वे में होता है। बस इतनी बात को ध्यान रखिए, दोनों लोग एक ही हैं। और रिटर्न रिटर्न वे तभी होता है जब हम किसी पर बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेनदार क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, देखिए ये फर्म है, अभी किसी बंदे ने फर्म को, सामान को क्या किया, बेचा। यानी कहने का मतलब है फर्म ने क्या किया, फर्म ने परचेज किया। और कैसा परचेज किया, क्रेडिट परचेज किया। तो ये जो बंदा हो जाएगा, अब फर्म क्या हो जाएगा, ये लाइबल हो जाएगा। फर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। और लाइबल होने की वजह से क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स बन जाएगा। और क्रेडिटर बनने की वजह से ये हमारी क्या बन जाएगी, सीएल, सॉरी, ये हमारी क्या बन जाएगी, सीएल बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारी, सीएल बन जाती है। सीएल का मतलब होता है करंट लायबिलिटी। क्लियर हो गई बात। और सेम इसी तरीके से ये होता है हमारा बीपी। देखिए दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, फिर से मैं बता देता हूं। बीपी जो होता है वो रिटर्न वे में होगा, ठीक है, रिटर्न वे में होगा। और जो क्रेडिटर होगा वो किस में होगा, ओरल वे में। रिटर्न वे में क्यों होगा, चूंकि हम बिलीव नहीं करते हैं, तो हम भाई किसी को सामान बेचेंगे या सामान खरीदेंगे तो उससे हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करा लेंगे, और उसी डॉक्यूमेंट को ही बीपी बोला जाता है। बस इतनी बात को ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे आते हैं। अब बात आती है कि गुड्स क्या होता है, पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं। गुड्स नहीं क्लियर होता है। गुड्स का मतलब क्या होता है, एक फर्नीचर। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई फर्म है, ठीक है, और फर्म में फर्नीचर, जो फर्नीचर है वो परचेज किया जा रहा है, किसके लिए, सेल्स करने के लिए। तो जो फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं सेल्स एक्टिविटी के लिए, तो ये फर्नीचर क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं बेचने के लिए तो दैट इज कॉल्ड गुड्स। वो क्या होगा, गुड्स। और एक चीज, गुड्स और एसेट्स में डिफरेंस क्या होता है, देखिए गुड्स पर ओनरशिप नहीं होती है, गुड्स पे ओनरशिप नहीं होती है, एसेट्स पर ओनरशिप होती है। बस इतनी बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और किसकी होती है, ओनर की। किसकी होती है, ओनर की। बहुत बड़ी बात बता दिया मैंने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ जाते हैं आगे। अब आते हैं डिस्काउंट पर। क्या होता है, देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है जब फर्म, ठीक है, अपने कस्टमर को क्या करती है, कुछ छूट देती है, छूट। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कटौती बोलते हैं। ठीक है, या डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर होगी बात। तो देखिए डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक व्यापारिक होता है, एक नकद होता है। यानी जिसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं और कैश डिस्काउंट बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रय को बढ़ाने के लिए, यानी टू प्रमोट सेल्स एक्टिविटी, यानी सेल्स को बढ़ाने के लिए जो दिया जाता है वो क्या आता है, ये। और एक चीज होता है अर्ली पेमेंट के लिए, अर्ली पेमेंट के लिए जो दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई अर्ली पेमेंट के लिए या शीघ्र पेमेंट के लिए या निश्चित पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया तो उसे हम क्या बोलते हैं, नकद छूट बोलते हैं। सेल्स को बढ़ाने के लिए जो बोलते हैं वो बोलते हैं व्यापारिक छूट बोलते हैं। क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और एक चीज, इसकी नो एंट्री होती है, यानी कि इसका कोई लेखा नहीं किया जाता है, और इसकी एंट्री पास होती है। ठीक है, क्योंकि इससे इफेक्ट आता है और इससे इफेक्ट नहीं आता। जैसे अगर आप कोई टी शर्ट परचेज करने के लिए गए और टी शर्ट परचेज एक जो है 120 रुपए की थी, आपने बार्गेनिंग किया, वो आपको 100 रुपए में ही दे दिया, तो जो 20 रुपए जो बचा वो हमारा क्या हो गया, 20 जो बचा वही हमारी क्या हो गई, डिस्काउंट हो गई। कैसे डिस्काउंट हुई, ट्रेड डिस्काउंट हुई। क्लियर है बात। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं डूबत ऋण यानी बैड डेट्स पे आते हैं। बैड डेट्स क्या होता है, बहुत सीधी सी भाषा में समझेंगे जल्दी से। बैड डेट का मतलब वो पैसा जो डेटर से जो, जैसे मान लें डेटर्स 10,000 रुपए का था, तो ये मान के चलते हैं कि 5% पैसा नहीं मिलेगा, तो 10,000 का 5% कितना हुआ, 500 रुपए। तो 500 जो नहीं मिलेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कौन सी कहती है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है,
कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। क्लियर बात। अब दिवालिया की बात कर लेते हैं। इंसॉल्वेंट का सीधा सा मतलब क्या होता है बेटा? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाए और एसेट्स कम हो जाए। यानी कहने का मतलब है जिसको देना ज्यादा है और पैसा है ही नहीं जेब में, तो वो बंदा क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट हो जाएगा। बस इतनी बात को याद रखना है। आगे आ जाते हैं। और सक्षम, सक्षम का मतलब क्या? देने के लिए। तो यानी कहने का मतलब है इसकी एसेट ज्यादा है और इसकी, एक सेकेंड, हाँ, अब देखिएगा तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा? लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमारी क्या होती है? सॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए लीव स्टॉक क्या होता है? लीव स्टॉक का मतलब क्या होता है? लीव स्टॉक का मतलब क्या होता है भाई? जिसके अंदर क्या होता है? जान होती है, जिसके अंदर जीवन होता है। ठीक है। जैसे पालतू पशु होते हैं, घोड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लीव स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं हॉर्स परचेज किया। ठीक है। हॉर्स परचेज किया ₹1,00,000 का। ठीक है। तो 90% लोग, 98% लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। एंट्री क्या बना देंगे? वो एंट्री बनाएंगे हॉर्स अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। बस ये गलत हो गया। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी लीव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। ये एंट्री बनेगी। अब आते हैं टर्नओवर पे। देखिए टर्नओवर का मतलब क्या होता है बेटा? टर्नओवर का मतलब होता है होल ईयर की जो सेल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्नओवर बोलते हैं। बस इतनी बात को ध्यान रखना है। क्लियर। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ये बंदा है, इसने बैंक में इन्वेस्ट किया, इसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, इसने डिवेंचर में पैसा लगाया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका एक मोटिव था, क्या? प्रॉफिट। तो जो भी चीजें प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं वो हमारी सारी क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट होती हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत क्लियर हो गया होगा। ये दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। ठीक है। जिसका नाम होगा जर्नल। ठीक है। और जर्नल के साथ जब हम मिलेंगे तो अच्छे से समझाएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्नल, जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नल किस लिए बनाया जाता है, पर्पस क्या होता है जर्नल का, और कौन कौन सा नाम होता है। ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक काम करिएगा, लाइक करिए, खूब शेयर करिए, खूब कमेंट करिए, खूब अच्छे अच्छे जो है कमेंट करिए, मोटिवेट करिए। और इसी तरीके से मोटिवेट करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।